कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? बहुत बेहतरीन रहा, बहुत। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस मामले में मैं शायद लकी रहा हूँ। हाँ, फिर उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए, सॉरी सर बोल के आगे बढ़ूंगा। ये मैंने पहले से प्री प्लान्ड करके बताने लगा, तो बोला नहीं सिर्फ निगेटिव बताओ। तो अच्छे से तैयारी करके गया था, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी नहीं। मैं चाह रहा था कि शायद मेरा हॉबी से हो कुछ देखिए, बहुत हैप्पी मेरा इंटरव्यू रहा। हालांकि इसमें भी कुछ फॉलो क्वेश्चन पूछा गया, इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ, यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। और आपकी मेहनत को भी बहुत मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत लोगों को मिला इंस्पिरेशन। सपोर्ट करते हो या नहीं? मैंने बोला बिल्कुल एब्सोल्यूट सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में। अच्छा एक घाटा भी बताओ, इससे क्या हो सकता है? हाँ, वन लेसन वन इलेक्शन से उन्होंने पूछा कि आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी बड़ा है, बीपीएससी छोटा है। मैं क्योंकि ये भूल कर चुका था और बिहार से मैंने रिलेट करने की कोशिश करी कि हमारे जिले में मरीन इकोसिस्टम पर भी इसके कुछ चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पर्सनल के लिए ही ज्योग्राफी पढ़े हो या ज्योग्राफी पे ठीक ठाक, वुमेन इंपावरमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हुए। वो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग। मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। अभी हम पटना में है बीपीएससी भवन के बाहर, जहां 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो सर, आपका नाम क्या है? सन्नीत कुमार पाठक। अच्छा, कैसा रहा इंटरव्यू सर आपका? बहुत बेहतरीन रहा, बहुत। हाँ, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा अच्छा रहा जी, बहुत ज्यादा अच्छा रहा। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में सर अगर बताना चाहें आप? मैंने मास्टर्स किया है ज्योग्राफी से और मेरा ग्रेजुएशन भी ज्योग्राफी से ही है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है। हाँ, बीपीएससी के लिए। कैसे क्वेश्चन पूछा गया सर आपसे? क्वेश्चन ज्योग्राफी से रिलेटेड मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसको बहुत लंबा, मतलब उसे क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे हुए। वो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग और उससे निगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर उसको इन्वायरमेंट से जोड़ के। और मेरा ऐसा, मैं भी आपका अभी पहले वीडियो मतलब मैंने देखा है, कल तक देखा है, मेरा आज इंटरव्यू है तो कल तक आपका वीडियो देखा है। तो हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ ऐसा रहा कि जैसे कॉमन क्वेश्चन नहीं मतलब पूछे गए, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे थे। यूएन पे से रिलेटेड क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी से ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड थे। वुमेन इंपावरमेंट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी थे। अगर सर स्टार्टिंग से, अगर जैसे कि आप इंटर करते हो और वहां से अगर आप बताना स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से पहले बोर्ड मेंबर ने पूछा और क्या क्या क्वेश्चन पूछे? मैं इससे पहले यूपीएससी के लिए भी बहुत मतलब वो दे चुका हूँ, तो मुझे थोड़ा सा इसका अनुभव था, थोड़ा इसका मुझे लाभ भी मिला। तो एक यूज टू होता है, मॉक इंटरव्यू देके भी आप थोड़ा सा यूज टू हो जाते हैं इंटरव्यू से। तो वो ऐसा पैनिक और नर्वसनेस मेरे में तो 1% भी नहीं था। मतलब ये श्योर था, देखिए आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो ना, आप सब चीज के बारे में पूरा ज्ञान नहीं हासिल कर सकते है ना। अगर ज्ञान एक समुद्र है तो हम एक बूंद के समान भी नहीं है। तो मेरा ये माइंड सेट था कि अगर कुछ भी आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द बॉक्स अगर क्वेश्चन मेरे से आते हैं तो सॉरी सर बोल के आगे बढ़ूंगा। ये मैंने पहले से प्री प्लान्ड करके गया था कि जिस चीज के बारे में नहीं आता है मैं गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाऊंगा। मैं सीधा बोलूंगा सर मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं आगे पता कर लूंगा। और जो आगे आने वाले टाइम में इंटरव्यू देंगे भी और जो इस वीडियो को भी देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये सलाह रहेगा ना कि आप नर्वस मत होइए, पैनिक मत होइए। आप हर एक टॉपिक को तैयार नहीं कर पाएंगे, इतना अथाह सिलेबस है सिविल सर्विस में। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हॉबी है, तो आप पूरा तैयार नहीं कर पाएंगे। बस आप हर एक चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा अवेयर होइए। और एक चीज आप जान लीजिए कि जो इंटरव्यू है वो आपके कॉन्फिडेंस का एग्जामिनेशन है। मेरे साथ जो मेरा पर्सनल बीपीएससी का ये मेरा पहला इंटरव्यू था, ये जो एक्सपीरियंस हुआ कि ये आपका सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं और आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। सवाल आता है नहीं आता है इससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं। वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे देते हैं, इसलिए देते हैं कि अगर आप सर्विस में जाओगे, आपके सामने मतलब आपके से लाखों लोगों का फ्यूचर जुड़ा होगा, समाज का फ्यूचर जुड़ा होगा, तो आप प्रेशर में। और ये सिविल सर्विस में कोई भी जॉब हो, चाहे आप एसडीएम हो, डीवाईएसपी हो, कुछ भी हो, आपका प्रमोशन आईएएस में होता है, आईपीएस में होता है, तो आप पैनिक तो नहीं करते हैं ना। बस ये टेस्ट करते हैं वो लोग, आप में कॉन्फिडेंस कितना है और मुद्दों के प्रति समझ कितना है, आप समाज को कितने अच्छे समझते हो, बिहार को कितने अच्छे समझते हो, वर्ल्ड लेवल पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू बहुत जबरदस्त रहा। अच्छा, बहुत। मुझे उम्मीद है कि अच्छे नंबर आने चाहिए, बट श्योर तो कोई होता नहीं है। तो जैसे आपने बताया ग्लोबल उससे पूछा गया क्वेश्चन, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया सर? तो मेरे से सबसे पहले एंटर करते के साथ मुझसे पूछा गया कि आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बताइए, तो मैंने बताया सर ज्योग्राफी। तो ये ऑप्शनल आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है? तो फिर मैंने बोला कि सर मैंने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन भी किया है, मास्टर्स भी किया है। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये ऑप्शनल के लिए ही ज्योग्राफी पढ़े हो या ज्योग्राफी पे ठीक ठाक तुम्हारी पकड़ है? मैंने बोला सर मेरी ठीक ठाक पकड़ है मेरे अनुसार, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है ज्योग्राफी की।
तो फिर उसने बताया कि उन्होंने पूछा क्या कि बताओ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। जी तो फिर मैंने बोला सर जो भी आंसर थे मैंने दिए। तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन बहुत पूछे, फिर ग्लोबल वार्मिंग के निगेटिव, फिर मैं पॉजिटिव पॉइंट भी बताने लगा, क्योंकि ग्लोबल हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी तो ग्लोबल वार्मिंग का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है पूरे वर्ल्ड पे, इन्वायरमेंट पे, वो मैं बताने लगा। तो बोला नहीं नहीं, सिर्फ निगेटिव बताओ। जी तो फिर मैंने सारी बातें बताई, और इन सभी इस पे मेरा लगता है 7 से 8 मिनट सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल पे था। वार्मिंग पे चल 7 से 8 मिनट आपने पॉजिटिव पहलू क्या बताया सर और नेगेटिव पहलू अगर आप बोलेंगे पॉजिटिव तो? पहलू ये है कि जैसे कि आइस बर्ग जो है वो पिघल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, नया सी रूट खुल रहा है। जी मतलब आर्कटिक रीजन में रॉस सी वगैरह के आसपास है ना, जी जी रसिया से लेके ईस्टर्न यूरोप वगैरह तक ना जी एक नया सी वे खुल रहा है। जी तो वो मैंने बताया। और दूसरा ये भी चीज बताया कि इससे मतलब कि मरीन इकोसिस्टम पर भी इसके कुछ कुछ चीजों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट है। जी हाँ, तो ये चीजें और मैंने फिर पॉजिटिव जब के सर बारे ने में बोला बताया। निगेटिव इम्पैक्ट बताने के लिए हाँ, तो तो आपने क्या निगेटिव क्या इम्पैक्ट के मैंने बारे में बताया कि क्लाइमेट में का बिहेवियर जो है वो एक्सट्रीम हो गया है। जी कभी सर्दी के टाइम में इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, और हीट के टाइम में हीट वेव चलता है। तो टेम्परेचर का जो मीन और मीडियम टेम्परेचर था, जी उसमें वो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी और उसके अलावा मैंने फिर बताया क्या कि जो फसल चक्र है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव है। जी और बिहार से मैंने रिलेट करने की कोशिश करी कि हमारे जिले में इस बार जो गेहूं वगैरह की फसल है, जी उसकी बुआई बहुत लेट से शुरू हुई है, जी क्योंकि वो बारिश मतलब दुर्गा पूजा के आसपास अक्टूबर वगैरह में बारिश बहुत ज्यादा हो गया था। तो जी कुछ किसानों जो खेत लगा भी चुके थे, उनको दोबारा से बुआई करनी पड़ी। ये भी निगेटिव इम्पैक्ट है। उसके अलावा जो सी लेवल राइज हो रहा है, तो मॉरिशस है, मालदीव है, जी और तो इन सारी देशों को डूबने का भी खतरा है। खतरा है जी हाँ, फिर उन्होंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि चेन्नई में और मुंबई में टेम्परेचर कभी कितना होगा। तो मैंने बोला सर अभी तो मैं अंदाजा ही लगा सकता हूँ, अप्रोक्स 30 डिग्री के आसपास होगा। जी और यहाँ का टेम्परेचर मैंने बोला सर 22 के रेंज में होगा। जी तो बोला इतना डिफरेंस क्यों है ग्लोबल वार्मिंग से। जी ग्लोबल वार्मिंग है तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम होना चाहिए, अच्छा बिहार का भी। तो फिर मैंने बोला सर वो कोस्टल एरिया है, और वहाँ पे जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका प्रभाव ज्यादा है। जी मतलब लैंड ब्रीज सी ब्रीज जो चलती हैं, जी उन जी हवाओं का भी प्रकोप है, जी और इस वजह से है। तो फिर उन्होंने पूछा और बताओ। जी मैंने उससे बोला सर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो और वायलेंट हो गए। जी इस वजह से अब जो चक्रवात और से जो वर्षा होती है वो बहुत भयानक होती है, और बहुत बाढ़ का खतरा रहता है। जी हाँ, तो इन सभी चीजों पे चला। फिर महिला सशक्तिकरण पे चला, वन नेशन वन इलेक्शन पे चला। महिला सशक्तिकरण से क्या दूसरे मेंबर ने पूछा या बोर्ड दूसरे मेंबर ने दूसरे पूछा। क्या हाँ, पूछा सर मेरे आपने? बोर्ड में मतलब 2 मेल थे और 2 फीमेल जी मेंबर थी। जी हाँ, तो तो महिला सशक्तिकरण से पूछा कि आप ये बताइए एज एसडीएम आप महिलाओं के लिए क्या क्या करेंगे, जो योजनाएं चल रही हैं क्या वो सफिशियंट है। जी मैंने बोला कि मैम सफिशियंट तो मेरे समझ से जो महिलाओं के लिए अभी बिहार में योजनाएं चल रही हैं वो सफिशियंट है। बस प्रॉब्लम यह है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन में हम जितना बेहतर कर पाए वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। जी तो मैंने इस पॉइंट को रखा उनके, और इस पॉइंट से वो बहुत खुश हुए और बहुत सहमत भी हुए। जी और फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा एक बात आप बताइए कि आपके घर में क्या महिला और पुरुष दोनों समान काम करते हैं, जी समान रूप से। तो मैंने बोला मैम मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ कि इस मामले में मैं शायद लकी रहा हूँ कि मेरे घर में जेंडर जो न्यूट्रलिटी है वो है, और महिला और पुरुष दोनों बराबर से काम करते हैं। तो बहुत खुश हुई, दोनों फीमेल मेंबर बहुत खुश हो गई। अच्छा, उन्होंने फिर एक चीज और जोड़ा कि महिला सशक्तिकरण से को आप अपने गांव के परिप्रेक्ष्य में बताइए जोड़ के, जी कि महिला सशक्तिकरण में अपने गांव में क्या बदलाव देखा, मतलब ग्रास रूट इम्पैक्ट उसका क्या हुआ। क्या है जी तो फिर मैंने बताया एक अपने फैमिली के मतलब कि परिवार के उससे भी एग्जांपल से भी बताया, और एक गांव के भी एग्जांपल से बताया मैंने कि वो जो थे पहले माइग्रेंट वर्कर थे, उनके फैमिली में 2 लड़कियां ही थी। तो एक सामाजिक दबाव भी था कि लड़की है, जो सामाजिक प्रेशर होता है जी जी आज के वर्तमान भारतीय समाज में, कि लड़कियां हैं उनकी शादी ये वो दहेज। तो फिर मैंने बोला कि वो उन दोनों ने मतलब बिहार में ही एक बिहार पुलिस में लग गई और एक और क्लर्कियल जॉब में लग गई। तो आज जो उनके माता पिता माइग्रेंट वर्कर थे, जो दिल्ली हरियाणा वगैरह में जाके काम करते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे, जी वो आज अपने परिवार को अपने गांव में समाज में बहुत फख्र के साथ बताते हैं कि देखो मेरी बेटियां हैं और वो इतनी आगे बढ़ी आगे हैं। बढ़िए जी तो इससे बेहतर इम्पैक्ट तो मैंने अपने गांव में ही देखा है, और जी शायद मैं लकी भी हूँ कि मेरे गांव में ऐसे परिवार हैं। जी हाँ वन नेशन वन हाँ, वन इलेक्शन से नेशन क्या वन कुछ इलेक्शन कहेंगे? से उन्होंने पूछा कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। जी तो फिर मैंने बताया कि संसद और जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव है वो एक ही टाइम पे हो, ये है। जी तो बताइए इससे लाभ होगा या घाटा होगा, जी उससे लाभ क्या क्या है। जी मैंने बोला सर कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर कम पड़ेगा,
हमें आर्थिक बचत होगी, जी जो योजनाएं में समय कम लगता है इम्प्लीमेंट करने में, प्रशासन कम ध्यान दे पाता है जी इलेक्शन की वजह से, जी तो वो ज्यादा दे पाएगा। तो जी उससे ये प्रॉफिट होगा, अक्सर हमारा विकास और डेवलपमेंट तेज होगा, जी संसाधनों का अपव्यय नहीं होगा। जी तो उन्होंने पूछा कि अच्छा एक घाटा भी बताओ, इससे क्या हो सकता है। जी तो मैंने बोला सर क्षेत्रीय मुद्दे गौन हो जाएंगे, बिल्कुल क्षेत्रीय मुद्दे गौन हो जाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जाएंगे, और क्षेत्रीय दलों के भी अस्तित्व पे थोड़ा संकट होगा। जी तो इन जवाब से वो बहुत संतुष्ट दिखे, बहुत हैप्पी मेरा इंटरव्यू रहा। हालांकि इस पे भी कुछ फॉलो क्वेश्चन पूछा गया हाँ, सर? फॉलो अप सर उससे फिर पूछा गया कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हें नहीं लगता कि संसाधन बहुत खर्च करने पड़ेंगे। मैंने बोला सर ओवरऑल अगर कंपेयर किया जाए जो संसदीय चुनावों में खर्च होता है और जो राज्य विधानसभा के चुनाव में खर्च होता है, दोनों को ऐड किया जाए और उससे कंपेरिजन किया जाए, तो फिर दोनों में लाभ ही होगा एक साथ इलेक्शन कराने पर। और महिला सशक्तिकरण से संदर्भ में जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, तो लेसेंट का एक रिपोर्ट भी आया था। तो लेसेंट का रिपोर्ट में भी कभी मैंने मतलब कि मेंशन किया कि जो लेसेंट का रिपोर्ट आया है उसके अनुसार जो शराबबंदी से जो फायदा हुआ है महिलाओं को और बिहार के परिवार को, तो वो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। जो मद पहले जो भी मतलब प्राइस या फिर मनी जो भी खर्च होता था शराब पे, वो अब शिक्षा पे, पोषण पे, इन सभी चीजों पे खर्च हो रहा है। तो इससे परिवार आगे बढ़ रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ा। लेसेंट का एक रिपोर्ट था, तो मैंने उसका मेंशन किया, तो इससे बहुत खुश हुए कि हाँ। तो उन्होंने फाइनली एक वर्डिक्ट पूछा मेरे से कि आप बताओ एज ए एसडीएम आप इस कदम को सपोर्ट करते हो या नहीं। मैंने बोला बिल्कुल एब्सोल्यूट सपोर्ट करता हूं मैं, शराबबंदी होनी ही चाहिए। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि राजस्व की तो इतनी हानि है, बिहार में राजस्व ऐसे कमी है, बिहार पिछड़े राज्यों में आता है। तो मैंने बोला सर कि ह्यूमन लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर हमारा सोसाइटी प्रगति कर रहा है सर, तो ये अर्थव्यवस्था भी सुधरेगा ही। अगर इस इधर से टैक्स नहीं आ रहा है, तो इधर से जो हमारा ह्यूमन कैपिटल बढ़ रहा है, तो ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से भी तो अर्थव्यवस्था को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा ही होगा। हाँ, तो ओवरऑल वो रोस्ट करने की तो मेरे समझ से अगर मैं ओवरऑल अपना एक निष्पक्ष आकलन करूं, तो उन्होंने रोस्ट करने की कोशिश तो करी की और फॉलो अप क्वेश्चन पूछे और ज्यादा वो पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हैंडल किया, चीजों को अच्छे से हैंडल किया और बहुत खुश हो दिखे, बहुत संतुष्ट दिखे सारे मेंबर। वो यहाँ पे भी दिख रहा है सर। हाँ बिल्कुल। और बाकी इंटरनेशनल रिलेशन से कोई क्वेश्चन पूछा? हाँ, यूएन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि आप अब ये बताइए कि यूनाइटेड नेशन को होना चाहिए। मैंने बोला जी सर बिल्कुल होना चाहिए। बोला आपको नहीं लगता कि इसकी प्रासंगिकता थोड़ी कम हो गई है? मैंने बोला जब से संरक्षणवाद विश्व में आया है, विश्व की राजनीति का ये दौर जो चल रहा है इस दशक में, तो इसके बाद यूएन का जो प्रासंगिकता था वो थोड़ा कम हुआ है। संरक्षणवाद हो गया, यूएस का जो टैरिफ है वो और चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट में, और जो वेनेजुएला पर जो वो हुआ है, मतलब रूल बेसिक होता है ना, रूल ऑफ लॉ, उसको हम ब्रीच करके जो आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे तो प्रॉब्लम वर्ल्ड लेवल पे हो ही रहा है। लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने के बाद से अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन है। हालांकि हाँ, यूनाइटेड नेशन में सुधार की आवश्यकता है। भारत, ब्राजील, इन सभी देशों को जो मांग भी बहुत लंबे समय से चल रही है कि अस्थायी सदस्यता देना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा संतुष्ट हुई इस आंसर से। फिर उन्होंने इस पर तो कोई फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। बिहार ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं पूछा। ज्योग्राफी सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग। और बिहार हिस्ट्री से नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रहे हो? नहीं, बस इतना ही मेरा ओवरऑल इंटरव्यू। हॉबी से सर पूछा गया? नहीं, हॉबी नहीं पूछा गया। हॉबी नहीं पूछा? नहीं। वैसे हॉबी क्या था सर आपका? मेरा बोनसाई बनाना। अच्छा, बोनसाई बनाना। हाँ, मैं प्रिपेयर होके गया था और एक्चुअली मैं 10-15 सालों से बोनसाई बना भी रहा हूँ, और एक्सपीरियंस भी है, मतलब मुझे प्रैक्टिकल अनुभव भी है और थ्योरेटिकल अनुभव भी है। मैंने इनकी तैयारी भी कर रखी थी, जैसे रूल ऑफ 3 होता है बोनसाई में, फिर साम्यावस्था, सामंजस्य, संतुलन, प्रकृति के प्रति प्रेम जो भी है। अब जो वर्ल्ड लेवल पे बोनसाई आर्टिस्ट हैं, जैसे योकोहामा है, सुजुकी है, और जैसे म्यूजियम है, जो हिस्ट्री है वर्ल्ड में सबसे पुराना बोनसाई कहाँ पर है, अभी मेरे पास क्या क्या है, मैं कैसे बनाता हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से तैयारी करके गया था, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक भी नहीं। मैं चाह रहा था कि शायद मेरा हॉबी से हो कुछ। हाँ, मेरा इच्छा था कि मेरे हॉबी से जरूर होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा यूनिक हॉबी है। बहुत ऐसा मैंने अभी कोई बच्चा नहीं मिला है यहाँ पे। मेरा बोनसाई बनाना हॉबी था, तो इसलिए ये आपका सब पहला इंटरव्यू था ना? बीपीएससी का पहला इंटरव्यू था। इसके पहले आप यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते? अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो आज तक सीरियसली मैं यूपीएससी के चक्कर में बीपीएससी पे ध्यान ही नहीं दिया था। लेकिन मुझे लगता है जो भी देख रहे हैं कैंडिडेट ना, इनके लिए एक शायद सलाह भी है
कि मेरी तरफ से एक सलाह है, आप इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप ये मत सोचिए कि यूपीएससी बड़ा है, बीपीएससी छोटा है। मैं क्योंकि ये भूल कर चुका था, मैंने आज तक सीरियसली एक भी अटेम्प्ट बीपीएससी का नहीं दिया था, और जिस बार मैंने सीरियसली अटेम्प्ट दिया और उस बार मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा मेंस भी मेरे अकॉर्डिंग, और मैंने कुछ जो मित्र हैं, अनुभवी मित्र हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा गया है, और आई होप कि मेरा रिजल्ट बेस्ट रहेगा। मैं भी यही आशा करता हूँ सर। बिल्कुल। और देखा जाए तो ये लंबा जर्नी होता है। हाँ यूपीएससी भी है और स्टेट बिल्कुल। पीसीएस है, तो इसमें खुद को मोटिवेट कैसे रखते हैं सर, अगर आप कुछ इसके बारे में? देखिए मेरे साथ, देखिए एक होता है कि कभी कभी हर एक एस्पिरेंट के साथ जो सफल हैं, मेरे भी दोस्त हैं आईपीएस हैं, अभी डीआईजी के पोस्ट पर हैं, मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो भी एडीएम है, अभी आईएएस है, तो यूपी कैडर में, एक राजस्थान कैडर में है। तो इन सभी को मैंने देखा है जो सफल हैं, और जो मैं अभी जैसे साक्षात्कार दे रहा हूँ या यूपीएससी से जो साक्षात्कार के बाद वो हुआ हूँ, तो डिमोटिवेट तो होता है, लेकिन खुद को समझाना पड़ता है। एक बार पीछे थोड़ा सा ठहरिए, थोड़ा सा सोचिए अपने बारे में कि आपकी तैयारी सही चल रही है, कमी कहाँ रह गई है, क्योंकि समाज का दबाव, प्रेशर बहुत होता है। और एक कहावत है ना, जो तन लागे सो तन जाने। तो बहुत लोग आपको मिलेंगे कि आपको बहुत सलाह देंगे कि ये क्यों कर रहे हो, समय बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य है यूपीएससी बीपीएससी, ईमानदार प्रयास करिए, सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल, आप अपने से ईमानदार होइए, बस ईमानदारी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, ईमानदारी ये किसी भी फील्ड में जरूरी होता है। बिल्कुल। और सर, जो बच्चे अभी इंटरव्यू देने आने वाले हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल मत घबराइए। इंटरव्यू बोर्ड आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, और एंजाइटी और ये सब चीज तो हर एक के साथ होता है, बट आप ये चीज रखिए ना कि आप सर्वज्ञानी नहीं हो सकते, है ना। तो आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल है वो कर लीजिए। जिस दिन आ रहे हैं उस दिन का न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपके ही चैनल से देखा था, तो उससे भी क्वेश्चन हुए, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे से नहीं पूछा गया। तो ये चीजें रही मेरे साथ। हाँ बिल्कुल। तो आप बिल्कुल अपना बायोडाटा को तैयार करके रखिए बस। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल सॉरी सर, मुझे नहीं पता, आगे मैं पता कर लूंगा, बस। हाँ, झूठ मत बोलिए, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ बिल्कुल। आप अगर 1% झूठ बोलने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपकी शक्ल देख के समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। बिल्कुल। मेरा थोड़ा गैप ईयर ज्यादा था, तो उन्होंने पूछा क्या तुम ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाते हो, तो मैंने पढ़ाया था, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में नहीं पढ़ाया था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं सर, मैंने बहुत लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ाया है, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया। हाँ, तो मैंने ये बताया गैप ईयर में जो आप। हाँ, गैप ईयर। आई होप सर आपका चयन, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी मेहनत को भी बहुत मैं सैल्यूट करता हूँ कि बहुत लोगों को मिला इंस्पिरेशन, और मैं खुद ही देख के आया हूँ सपनों से सेवा तक। और मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जो भी सिविल सर्विस के स्टूडेंट है ना, आपको इतना ग्राउंड रियल एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट सर। आई होप सर आपका चयन आपके चुनिंदा पद से ही हो। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन।